आप देख रहे हैं EMS टीवी और आज आपके होस्ट में हैं हिदायत अहमद ख़ान और हमारे साथ हैं नेपाल में जो आंदोलन हुआ और ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ उसे लेकर EMS संस्थान के प्रधान संपादक सनत जैन साहब। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से युवाओं ने अपने मोबाइल, नेट, टीवी और इंटरनेट की दुनिया से बाहर आकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और देश की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि युवाओं में जो जोश आया वो सरकार के निर्णय से आया या कोई और कारण था? देखो, इसके कई कारण हैं और उन कारणों को जानने के लिए हमें स्थितियों पर समग्र रूप से चिंतन करना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया युवाओं का बड़ा पसंदीदा नशा बन गया है। मैं नशा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार वो सोशल मीडिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप या किसी भी उसमें जाते हैं तो घंटों घंटों तक उससे बाहर नहीं निकलते हैं और उस बीच में वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो नई युवा पीढ़ी आई है, जिसे जैन पीढ़ी के नाम से भी जाना जा रहा है, तो ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ये मोबाइल से इतना यूज्ड हो गए हैं कि इनका नशा इतना बड़ा हो गया है। और ये केवल नेपाल की बात नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक ये नशा युवा पीढ़ी पर आ गया है वो एक बड़ी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। अब बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि जैसे वो जो नशे में डूबे हुए लोग थे, एकाएक उनका नशा खत्म हो गया। और जैसे ही वो नशा खत्म हुआ उसके बाद उन्हें अपनी खुद की परेशानी, प्रॉब्लम सब कुछ दिखने लगी और एक बार वो पुनः नशा चालू हो उसके लिए सड़कों पर आए थे। और सड़कों पर आकर उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मामलों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन और हिंसक होके किया कि यही हमारे कारण हैं जो हमको ना तो नौकरी दे पा रहे हैं, इनके लड़के बच्चे बाहर विदेशों में जाके ऐश कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। और वो जो एक आक्रोश था, वो आक्रोश पूरे नेपाल के 7 राज्यों में बड़ी तेजी के साथ फैला और उसने सारी व्यवस्थाओं को नष्ट व्यस्त कर दिया। अब ये स्थिति अपन ये मान के चलें कि अभी 2 जगह और भी इस तरीके के तख्ता पलट हुए हैं। एक बांग्लादेश में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था और इन सब के पीछे आर्थिक कारण है, महंगाई, बेरोजगारी है और जो आम जनता परेशान है। तो चूंकि उसे एक सोशल मीडिया के रूप में मोबाइल मिल गया है और वो उससे किसी भी तरीके से अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पास कर लेता है, तो उसकी जो प्रतिरोध करने की क्षमता एक हिसाब से ख़त्म हो गई थी या वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, उसी में गुमसुम होकर पड़ा रहता था, उसी में वो डूब गया था। उसकी एक नई दुनिया सोशल मीडिया बन गई थी। ये सोशल मीडिया बंद होने से ये आक्रोश कई रूप में सामने आ गया। नशे के तौर पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, क्या है, नशे में मैंने बहुत सारे नशे के बारे में जाना है, सुना है, समझा है। तो हर नशे की एक कोई सीमित पीरियड होता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे वो नशा उतर जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल और ख़ासतौर से इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से और अभी जो ख़ासतौर से जो मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में वो आपके मस्तिष्क को पढ़ता है और जिन जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है उससे संबंधित आपको सारी चीज़ें ला ला के देता है। तो कब आपके 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे उसमें गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता है। तो जो तकनीकी, जो डिजिटल तकनीकी, जो सोशल मीडिया हमारे भले के लिए आया था, आज वही दुनिया को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कि एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी, करीब 200-250 करोड़ जो युवा पूरी दुनिया भर में हैं, आज वो एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। और इस एडिक्शन से हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि एडिक्शन को ख़त्म कैसे किया जाए।
देखिए, अभी यूरोप के देशों ने तो कुछ शुरुआत कर दी है कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में उन्होंने प्रतिबंध कर दिया है इंटरनेट, मोबाइल पर। जिस तरीके से 5-7 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो जिस तरह से सरकारें अब बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो अभी तक जो सोशल मीडिया को एक उन्मुक्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है या जो इंस्टाग्राम है, तो ये सब अब लोगों के चुनाव के दौरान भी और लोगों की सोच में जिस तरीके का परिवर्तन ला रहे हैं, तो उससे सामाजिक और राजनीतिक विध्वंस होना शुरू हो गया है और इसकी परिणति बहुत जल्दी जल्दी अब सामने देखने को आ रही है। अभी आप देखें, फ्रांस में भी यूथ सड़कों पर आ गए और वो भी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध में खड़े हो गए। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और न्यायपालिका भी कमज़ोर हो गई, संवैधानिक संस्थाएं भी कमज़ोर हो गई, मानव अधिकारों को लेकर सरकारें जो है कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, मीडिया में जो जिस तरीके के स्वतंत्रता कम हो गई है, पत्रकारों के ऊपर मानहानि के मुकदमे हो रहे हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, अब वो गुस्सा जो है विस्फोटक स्थिति में आ गया है। अब ये धीरे धीरे, इसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक, और आर्थिक कारणों से अभी तक जो युवा सोशल मीडिया में अपना टाइम व्यतीत कर लेता था और उसको एक ये था कि चलिए 700-800 रुपये महीने से भारत के संदर्भ में बात करें तो 800 रुपये महीने में उसका पूरा टाइम, अधिकांश टाइम उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब गायब हो जाता था, वो उसी मोबाइल पे लगा रहता था। लेकिन अब जिस तरीके के परिवर्तन आने लगे हैं और ये सोशल मीडिया में भी जो तकनीकी का बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, तो उसके दुष्परिणाम अब सारी दुनिया में आर्थिक मंदी के रूप में और महंगाई, बेरोजगारी के रूप में ये युवा आबादी जो है अब व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होगी और जहां जिस समय जैसा भी स्थिति बनेगी, एकाएक में गुस्सा इस रूप में सामने आएगा कि ये सब कुछ नष्ट करके जाएगा। मतलब सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो सत्ता के खिलाफ भी हो रहा है, अब होने लगा है, क्योंकि पहले तो ये सत्ता को मदद कर रहा था कि कोई भी आदमी, सरकार कोई भी निर्णय लेती थी, कोई भी कार्रवाई करती थी, लेकिन जो आम जनता का प्रतिरोध था या वो अपनी बात कहना चाहती थी तो वो उसके लिए एक हिसाब से तैयार नहीं थी और सरकार ने माना नहीं माना, वो भी शांत होकर बैठी थी। लेकिन अब स्थितियां ठीक उल्टी होती जा रही हैं, क्योंकि यदि जैसे आप देखें नेपाल की घटना कि इंटरनेट जैसे ही बंद हुआ और उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, सड़कों पर आ गई और वो आंदोलन हिंसक हो गया, उन्हें संसद जला दी, सुप्रीम कोर्ट जला दी, लोगों को हजारों गाड़ियां जला दी और वो अपना रोष इस रूप में प्रकट करने के लिए आ गए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नशा जैसे ही उनका टूटा और ये टूटेगा भाई, यदि जिस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया भर का सारा ज्ञान हमने युवाओं को दे दिया है, आज गरीब से गरीब घर के बच्चा हो या अमीर से अमीर घर का, वो सारी दुनिया को वैभव के रूप में देख रहा है और वो ये मानता है ये वैभव हमको भी मिलना चाहिए, उसकी सोच तो बन गई है। और जब ये देखता है कि हमको तो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, हमको 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, हम अपने परिवार के लोगों का कहीं कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही वो इस नशे से थोड़ी देर के लिए भी बाहर आता है तो वो इस तरीके की विस्फोटक स्थितियां, और ये पूरे आप देखें पिछले 10 सालों से करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में इसी तरीके से यूथ सामने आ चुके हैं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और लोग बड़ी तेज़ी के साथ आते हैं, हिंसक होके आते हैं और जो व्यवस्थाएं रहती हैं उनको तोड़ फोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत तो है। हाँ, इस मूवमेंट में किसी का नेतृत्व नहीं था। हाँ, एक भीड़ थी युवाओं की जिसको नाम दिया ज़ेन जी, और उसने पूरा आंदोलन छेड़ा, लेकिन कोई ऐसा हीरो नहीं था, कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था जिसने कि इसको आगे बढ़ाया हो। बावजूद इसके जो परिणाम सामने आए वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि
इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। नहीं, वो कौन सी शक्तियां हैं? ऐसी कोई शक्ति नहीं है। 1917 में जार क्रांति हुई थी रूस में, और वो भी जार क्रांति का कारण ये था कि वहाँ की जो राजशाही थी वो पूरे ऐशो आराम कर रही थी, और अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, और वहाँ की जनता एक हिसाब से इतनी त्रस्त थी कि लगातार उसने सारी कोशिशें की। जब विफल हो गया तो एक समूह निकला और उन्होंने कहा चलो, और वो सीधे सीधे जार के महल में भीड़ घुसती चली गई। लाखों लोग 1917 में जार के महल में दरवाज़ा तोड़ के और घुस गए। वहाँ की सारी सेना और ये कोई राजा की मदद नहीं कर पाई, और वो इतनी हिंसक भीड़ थी कि उसने राज परिवार के छोटे बच्चे से लेकर और राजा तक सबको मार डाला, और उस भीड़ का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। भीड़ तो घुस गई। अब जब ये सारा कांड हो गया, उसके बाद भीड़ का नेतृत्व करने के लिए, जैसे अभी यहाँ जैन के सामने नेतृत्व आ गया, वैसे ही वहाँ लेनिन आ गए, और लेनिन ने उस भीड़ को संबोधित किया, और लेनिन उनका नेता बन के सामने आ गया। तो ऐसे इतिहास में पहले भी, मतलब 100 साल पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें भूल गए थे। नेपाल की घटना ने एक बार फिर हमें रूस की जार क्रांति की याद दिलाती है कि जब जीवन और मृत्यु का संघर्ष हो, अस्तित्व का संकट हो, तो उस समय भीड़ जो है उसे किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं होती, उसका गुस्सा इतना होता है, ध्येय एक होता है, और वो भीड़ कब किससे जुड़ जाती है। यही रूस में 1917 में हुआ था, और यही 2025 में नेपाल में हुआ है, यही बांग्लादेश में 2023 में हुआ था। तो इसमें कोई भीड़ तंत्र जो है इसलिए खराब है कि भीड़ के पास कोई बुद्धि नहीं होती। भीड़ तो भीड़ है, और जब भीड़ क्रोधित होकर बाहर निकलती है तो वो कुछ भी विध्वंस करने के लिए सक्षम होती है। इस आंदोलन के बाद सरकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है, जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, 5 साल में राजा चुनने का अधिकार मिलता है, और वो ये मान के चलता है कि यदि हमने जिसे राजा चुना है और उसने काम नहीं भी किया तो अगली बार बदल देंगे। राज सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी इस डर और भय से काम करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि यदि हमने जनता के अनुकूल काम नहीं किया तो जनता हमें हटा देगी। फिर जैसे जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वहाँ न्यायपालिका भी है, वहाँ मीडिया भी है, वहाँ हमेशा लोगों को अपनी बात कहने का, सुनने का, शिकायत करने का मौका मिलता है। तो एक आशा बनी रहती है कि यदि सरकार कुछ गलत करेगी तो हम न्यायालय से जाके या मीडिया में जाके अपनी बात कहेंगे, सरकार उस पर सुनवाई करेगी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब ये निरंकुशता आ जाती है और शासक वर्ग जब जनता के हितों का ध्यान नहीं देता है या जनता की उपेक्षा करना शुरू कर देता है, तब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कहा था कि जो रिपोर्ट आई है कि 193 देशों में, मतलब बहुत कम देश रह गए हैं जहां पर उंगलियों में गिनने लायक, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और 1930 के बाद जो एक बयार बही थी पूरी दुनिया के देशों में कि या तो साम्यवादी देश बन रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टों के, कम्युनिस्ट विचारधारा के, या एक पूंजीवादी देश जो बन रहे थे वो भी लोकतांत्रिक देश के रूप में शामिल हो रहे थे। तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपने करीब करीब 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये कार्यकाल अच्छा रहा है कि इसमें कम से कम विध्वंस हुआ है। पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई चलती थी, हमेशा कोई ना कोई विध्वंस, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक सामाजिक विकास को नई दिशा दी थी, और ये अब दिशा टूट रही है, ये चिंता का विषय है। तो आज के इस संवाद में एक बात तो साफ निकल कर आई है, और वो यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जितना हो सके मजबूत किया जाना चाहिए, और सरकारों को चाहिए कि युवाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए जो उपभोक्तावादी
ताकतों के हाथ दिए जा रहे हैं उन्हें रोककर उन्हें यथार्थ बोध दिलाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, इसी के साथ यह पॉडकास्ट